स्टार्ट हो गया। ओके चलिए चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा जो हमारी है उसके बारे में स्टार्ट किया था। तो कौन बताएगा कि जो हमारा किस आर्टिकल में है और किस आर्टिकल में क्या बात बताई गई है। यानी कि हम लोगों ने इसको देखा था कि संविधान के भाग 17 में इसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। और साथ ही साथ बात की थी कि ये जो भाग 17 है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के मध्य रहता है। 343 से 351 तक होता है, 351 के मध्य में इसके बारे में उल्लेख किया गया है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक। ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं कितने अनुच्छेद इसमें हैं? अभी हमने बताया था वही है, आपको याद होगा 4 अध्याय में बटे हैं। इस अध्याय में कितने कितने हैं? अध्याय 1 में कितने आर्टिकल्स हैं? 2 अध्याय 3 में 3 आर्टिकल, 5 आर्टिकल हो गए। बाकी दो साथ से 9 आर्टिकल है सीधा यार, मतलब ठीक है। यानी कि बफर लापरवाही हो रही है क्योंकि आप लोग राजभाषा को हल्के में ले रहे हैं, हल्के मत लीजिए वरना आपके नीचे से स्किप कर जाएगा नंबर। अनुसूची 8 का प्रतिनिधित्व इसका करता है? और उसके अलावा भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट में भी इस भाषा के बारे में है। इसके अलावा कुछ और भी है, 120 और 250 वाला आर्टिकल भी है। इतने सब कुछ है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और इसके बारे में हमने जो अध्याय 4 बटा हुआ है उसमें अध्याय 1 में जो बेटा दिया है वो संघ की राजभाषा के बारे में दिया है। 2 में क्या दिया है? प्रांतों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके बारे में बात की गई है, ठीक। और इसके बाद का जो हाईकोर्ट की लैंग्वेज के बारे में बात करता है। और चौथा सा क्या है? यानी कि कैसे भाषा का विकास और इस तरह की चीजों को लेकर के बातें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। मुझे लगता है संघ की राजभाषा भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक। संघ की राजभाषा हो चुका था, इसमें पूछना। यस सर। यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि 26 जनवरी 1950 को तो लागू कर दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन लगा दी गई थी कि अगले 15 वर्षों तक, जो आने वाला 15 वर्ष है, इसमें क्या होगा? इंग्लिश भाषा जो जैसा जिस जगह यूज होता है, अंग्रेजी का प्रयोग जहाँ था वहाँ पर एज इट इज रहेगा, ठीक। यहाँ तक संभवतः बात हम लोगों ने कर ली थी लास्ट डे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगले अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था, ठीक। आगे चलते हैं, इसी में कंटिन्यू करिए। यदि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, यदि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान यदि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से, कैसे बता रहा हूं, यद्यपि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा, यद्यपि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए, प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के, हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के लिए या भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप, ऐसे लिखिए, इसके लिए नहीं, भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यह प्रावधान
अहिंदी भाषी क्षेत्रों से, यह प्रावधान अहिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदी के विरोध तथा, यह प्रावधान अहिंदी भाषी क्षेत्रों से, अहिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदी के विरोध तथा प्रशासन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए किया गया था। यह प्रावधान अहिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदी के विरोध तथा प्रशासन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए किया गया था। साथ ही संसद को यह अधिकार दिया गया था कि, अधिकार भी दिया गया था कि संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को साथ ही संसद को अधिकार भी दिया गया था कि वह संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को 1965 से आगे भी बढ़ा सकती है, संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1965, राजभाषा अधिनियम 1965, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कर यह प्रावधान किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। यानी कि एक तरह से कह दिया गया बराबर प्रयुक्त होती रहेगी, इसका मतलब बनी रहेगी। तो आप इंडायरेक्ट वे में आप देखिए, जो काम इंग्लिश में होता था, अब जरा समझिए कि किसी परंपरा में आपसे कह दिया, जैसे आप हिंदी में यूज करते हैं और आप हिंदी में सहज हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हिंदी में ही हैं, आप व्यवहारिक समझिएगा, और कह दिया जाए कि साहब ऐसा है कि हिंदी बनी रहेगी, साथ ही साथ अंग्रेजी आप चलेगी, तो उसमें आप क्या करेंगे? निश्चित तौर से जिसमें आप काम करते थे सारी चीजें रहेंगी, कंफर्ट उसी में रहेंगे आप, तो आप उसी को ही अडॉप्ट करेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से 1900 मतलब जो है एक तरह से कहिए संविधान संशोधन था, वो एक तरह से अंग्रेजी को बनाए रखा। आज तक वही परंपरा आपके देखिए चली आ रही है कि बात होती रहती है, हिंदी होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, मतलब कहने का मतलब अंग्रेजी एज इट इज बनी रही। आप लोग अक्सर सुने होंगे, बहुत दिनों पहले की बात है कि महाराष्ट्र में आपने एक विवाद देखा था, हिंदू मतलब जो है उत्तर भारतीय और बनाम महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारत के लोगों के बीच में विवाद चल रहा था कि वो इधर आए उधर जाए, और इस तरह से आप लड़ाई झगड़े की बात तो जरूर सुनी होगी कि उसमें क्या था। उस समय आप लोगों का समय छोटा रहा होगा, क्लासेज आप छोटे क्लासेज में रहे होंगे, तो उसमें यही था विवाद को लेकर के कि आपने देखा कि वो हिंदी भाषी लोगों को कम पसंद करते, मराठी है मराठी बोलते हैं। अक्सर जो कोई भी देखिए लोकल स्तर पर महाराष्ट्र का कोई भी देखिए जो वहाँ का लोकल व्यक्ति है तो मराठी बोलता ही रहता है और इस तरह की चीज़ें उसमें रहता है, क्षेत्रीयता झलकती है।
तो वहाँ पर तो हुआ था, एक बार की बात रही है कि उत्तर भारतीयों को मार मार के भगाने की बात हो रही थी, यहाँ से छोड़ के जाओ, नौकरियों में तमाम सारी जगहों पर चूंकि प्रवासी जो भी लोग हैं वो कहीं भी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के और बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको एक तकलीफ इस बात की रही कि ये लोग आकर के यहाँ पर अपना हर चीज़ से, व्यवसाय से लेकर के और सरकारी सेवाओं में भी अपनी पैठ बना रखे हैं। बिहारियों के बारे में कहा जाता है कि ये जितने IAS IPS बिहार से हैं उतने और किसी और स्टेट से नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा साक्षरता, बहुत ज़्यादा डकैती, बदमाशी, इस तरह से आपराधिक मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ दिखाई देती है। गरीबी वहाँ दिखाई देती है, आपको ये चीज़ें भी दिखाई देती है। वहाँ पर शिक्षा भी बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देगी, यानी कि जो है वो टॉप टू बॉटम, मतलब एक टॉप पे है और एक तो बिल्कुल धरातल पे है। दो चीज़ें वहाँ देखने को ज़्यादातर मिलती है। तो मैं बात कर रहा था भाषा को लेकर के, तो मराठी जो होते हैं, मराठी में नहीं बात करेंगे, मराठी में नहीं चीज़ें करेंगे तो आपको परेशान लोग करते हैं, अभी भी बहुत हद तक होता होगा, थोड़ा बहुत पैमाने पे जो रहता है वो फील करता होगा उस बात को लेकर के। आप लोग ये बात जान लीजिए कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जो लड़के हैं जॉब पाते हैं, आपने सुना होगा कि उनका कहीं और स्टेट में उनकी जो पोस्टिंग हो गई, बड़ा सफ़र करना पड़ता है उनको ज़िंदगी का। सफ़र ये करना पड़ता है, जैसे मान लो बतौर आपको केरला में आपकी पोस्टिंग होगी, आपने क्या किया, मदर टंग हिंदी थी और साथ में इंग्लिश आप बहुत कंफर्ट हो, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी तरह से बोले फटाफट में आप इंग्लिश को टॉक कर लेते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोकल रहेंगे वो इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज, वो मदर टंग में बात करेंगे, फिर आपको हरेश करेंगे, परेशान करेंगे, मार पिटाई तक की नौबत आ जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के द्वारा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी जहाँ तक मुझे है वो मैंने इसको महसूस किया, सुना है, तो लोग उसमें बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे भाषा में बात करो, आ रहे हो नौकरी हमारी, खा रहे हो हमारे यहाँ का पैसा, हमारे राज्य का ले जा रहे हो, मतलब जो भी उनकी सोच थी हो, तो वो इस पर लेकर के करते रहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। अगर हिंदी को थोप दिया जाता, मतलब कह दिया जाता, तो लोगों पर उन राज्यों पर, जैसे भारत में जो रहा है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये तमाम सारी जो लोकल लैंग्वेज हैं, इन लोकल लैंग्वेजों को लेकर के खेलने के लिए उनको अपनी उस पर भी अस्मिता पर भी खतरा, वो चाहते हैं कि मातृभूमि में बात करो, हमारी जो मातृभाषा है उसमें बात करो, वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज एक तरह से कहिए वो उसमें बात करना पसंद करते हैं। इंग्लिश उनको आती भी है, केरला के बारे में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य हमारा है, तो वहाँ के लोग, यहाँ पर आप देखिए जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं ऑलमोस्ट उसमें केरला के टीचर रहते ही रहते हैं, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन रहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं बात करना चाहते। मैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य की नहीं बात, यही और राज्यों में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती होगी, बंगाल वगैरह में भी यही सब काफ़ी हद तक चीज़ें हैं कि बंगाली में बात करेंगे और चीज़ें सब करते रहते हैं। तो ये सामान्य सी रही है, लेकिन सरकार ने भी क्या किया है 1963 में जब संविधान जो परिवर्तन किया राजभाषा अधिनियम 1963 जब लेकर के आए वो, तो उसमें उन्होंने वही बात कर दिया कि लड़ाई झगड़े ना हो, विवाद ना उस तरह से बढ़ने पावे कि हिंदी भाषा, क्योंकि सरकार को जब तक सभी स्टेटों से लगभग उसको सीटें नहीं मिलती तब तक वो सरकार नहीं बना पाती है। इस नाते किसी एक भाषी राज्य को या गैर और भाषी राज्यों को नाखुश नहीं करना चाहिए। हिंदी भाषी राज्य जनसंख्या बहुलता वाले तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ लोकसभा की सीटों का निर्धारण कर देंगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उनके लिए दिक्कत का विषय हो जाएगा। तो इस नाते भी ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक उसी को ध्यान में रखते हुए कि हिंदी को डिप्लोमेटिक तरीके से उसको हिंदी इसी अवहेलना का शिकार है। इसी नाते देखिए मोदी सरकार थोड़ा इस पर भी बड़ी प्रखरता से बात करती है, हर चीज़ को हिंदी में करना और ये सब बातें उठे करके काफ़ी प्रखरता से आपने देखा होगा। और सरकारों में इसके पहले देखिए भारत में क्या है, 2 ही सरकारें हमेशा बन पाई हैं जो पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सही, तो कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरी ये भाजपा की सरकार रही है, तो 2 ही की संयुक्त से बात हो पाती है, दोनों की ही बात हो पाती है। तो कांग्रेस में तो भाई सब डिस्ट्रिक्टों में उसकी सरकार रहती थी, तो वोट नॉर्मल सा नजरिया आप इसमें देखिए कि उन्होंने क्या किया, जब कह दिया गया था संविधान में शुरुआती दौर में 15 साल के लिए रहेगा, इसके बाद हिंदी होगा, ये था, उसके पहले संविधान संशोधन लाना, इसका मतलब कहीं से सरकार दबाव में थी, या कहिए कि सबको खुश करना चाहती थी, दबाव में नहीं भी कह सकते तो कह सकते हैं आप खुश करना चाहती थी, और खुश तभी करेंगे जब आप दबाव में रहेंगे कि कहीं हमारी सरकार ना बदल जाए, हमारी सरकार को बदलता मतलब जो है वहाँ से हम न जीत पाए। तो इस तरह की बातें रही हैं, तो यही इसका परिणाम रहा है। अभी मैंने रिजू साहब का 2 दिन पहले मैंने कल जिक्र किया था कि मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि जो है न्यायपालिका की भाषा भी हिंदी में प्रयोग होनी चाहिए, उसको लेकर के उनका स्टेटमेंट था। तो आखिर क्या यही बातें हैं आपकी जो भाषा को लेकर के रही हैं? तो आइए और देखते हैं, फिर बाकी चर्चा होती रहेगी। तो अंग्रेजी भी संघ की सरकारी कार्य के प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। इस प्रकार अब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही
सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं, प्रयुक्त की जा सकती थी। जब से कानून बना तब की बात है, क्योंकि पास्ट की बात है तो आप इसको कहेंगे प्रयुक्त की जा सकती थी। तत्पश्चात इसके बाद में एक संविधान संशोधन होता है 1967 में। उसमें क्या होता है, तत्पश्चात राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा, तत्पश्चात राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इस प्रावधान में संशोधन कर यह उपबंध किया गया कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, देखिए और जटिल कर दे रहे हैं, बहुत जटिल कर देंगे इसमें, कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनके राज्य विधानमंडल द्वारा ये स्वीकृति मांग ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए अभी आगे देखेंगे आप, तो फिर वो और जटिल हो जाएगा। भाई जिसको पसंद नहीं है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, मैंने कहा 5 लोग जो है या 10 लोग जो कह देंगे तो हो जाएगा, तो 10 लोग तो विरोध में ही थे, तो 10 कहेंगे उनके अपने विधानमंडल से। जैसे मान लो किसी चीज को लेकर के आप आपत्ति की स्थिति में शुरू से रहे हो, भाषाई आधार के अपने राज्यों के गठन की बात कह दी, भाई इतनी बड़ी बात कह दी भाई हमारी भाषा है, इस नाते हमारा राज्य अलग करो। तो जब राज्य अलग कर दो, हम कह देंगे नहीं भाई राज्य अलग हो गया, भाषा ले लो, तो मानेंगे? भाषा के नाम पर जो राज्य गठन किया गया था, तो जब भाषा के नाम पर राज्य गठन किया गया तो स्वाभाविक है कि वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। तो अब कह दिया जाएगा यहाँ पे 1967 में कि भाई देखो ये जो राज्य गैर हिंदीभाषी हैं इनके विधानमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान होगी तब हो पाएगा। और सभी लोग कि जैसे था वैसे ठंडे बस्ते को चला गया। चलिए, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित करना होगा। अपनाया है, उन्हें संकल्प पारित करना होगा या संकल्प पारित करना होगा और विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करना होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। अब देखो भैया, अब जरा बताओ क्या संभव है कभी कि राजभाषा पूरे राज्यों की एक हो जाए? कंडीशन ये है कि जितने भी गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, अब भाई हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कितने राज्य हो गए। अब हमारे पास क्या हो गया, कह दिया गया कि उस राज्य एक भी, यहाँ पर सेंस जो है वो ये है, एक भी राज्य है तो वो उसके विधानमंडल से पारित हो। यानी मान लो कर्नाटका ले लो, मान लो केरला ले लो, मान लो तमिलनाडु ले लो, मान लो आप आंध्रा ले लो, जो भी ले लो, तेलंगाना ले लो, वर्तमान में जो बन गया है,
हर सदन से पारित होना चाहिए। और इसके बाद जब सदनों से पारित हो जाएगी, एक तरह से कहिए राज्य की सहमति लेनी होगी। और यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि वो वाला कह रहा है कि आधे से अधिक राज्यों में, आधा नहीं, यहाँ पे सब यूज कर दिया है गैर हिंदी भाषी राज्यों का। और यह भी नहीं कहा है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों का बहुमत, ये भी नहीं कहा है। बात समझ रहे हैं ना। ये कह दिया होता कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के बहुमत के आधार पर और राज्य विधानमंडलों की सहमति के आधार पर, ठीक, तब तो ये मान लिया जाता। वो विषय है। यहाँ पर कह दिया गया है कि गैर हिंदी भाषी राज्य जो हैं वो अपने विधानमंडलों से स्वीकृति प्रदान कर दें। फिर इसके बाद में आप सदन में लाइए, दोनों सदनों से पारित करा लीजिए, कानून बना लीजिए कि हिंदी अब काज की भाषा हो जाएगी। इस नाते हिंदी जटिल हो जाती है। चलिए लिखिए कुछ और बात है, यही बात जो मैंने बताया इसको डिटेल कर लीजिए। दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। हो गया ना? यस सर। इस प्रकार अब अंग्रेजी संघ की, इस प्रकार अब अंग्रेजी संघ की सहराज भाषा के रूप में अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, क्योंकि यदि भारत का एक भी अहिंदी भाषी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी बनी रहे, तो वह सारे देश की सहायक भाषा बनी रहेगी। मतलब यही है कि अंग्रेजी का नहीं कोई छोड़ना चाहता है, अंग्रेजी छोड़ने के लिए आप कहिए या हिंदी। देखिए दो बातें, देखिए इस विधेयक को इस रूप में भी आप कह सकते हैं हिंदी अडॉप्ट कर लो या अंग्रेजी छोड़ लो। भाई अंग्रेजी छोड़ने के लिए भाई हिंदी अडॉप्ट करना मतलब अंग्रेजी छोड़ना हुआ कि नहीं? अगर आप हिंदी लेके यानी अंग्रेजी को छोड़ेंगे, संकल्प इसी बात का है क्योंकि आपका अंग्रेजी से पहले काम चलता था जो कि 15 साल के लिए था, फिर आगे चल करके इसको परिवर्तित किया गया। ठीक, तो अब ये अंग्रेजी की भाषा जब आपकी छोड़ी जाएगी तभी हिंदी अडॉप्ट की जाएगी। तो एक भी व्यक्ति अगर नहीं सहमत हुआ यानी हिंदी को बनाने के लिए, इसका मतलब अंग्रेजी छोड़ने के लिए नहीं सहमत हुआ तो बनी रहेगी। कुल मिला के बात है। चलिए राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। राजभाषा आयोग सर जो साउथ के स्टेट हैं वो जो मतलब लोकल लैंग्वेज में मतलब वहाँ पे शासन कार्यालय अंग्रेजी मतलब नहीं, हाँ वो कर सकते हैं। जैसे अपने सदन के लिए जो कार्य है विधानसभा के लिए वो अपने सदन की कार्यवाही में आर्टिकल 210 जो कहता है कि राज्य की विधानसभा में हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं। उसमें ये अपने संसद में भी आपको पावर आप मातृभाषा में अपने लैंग्वेज को कर सकते हैं। वो हिंदी को अपनाएंगे नहीं तो अंग्रेजी ऑप्शन बचता है तो वो बाकी अपने वो काम कर चुकी। सदन जो जिनका है, जिस भाषा का अपना सदन है उनका, मतलब जिस भाषा का राज्य है उस राज्य में अपना काम करेंगे। चाहे तो अंग्रेजी भी, देखिए होता क्या है जनरली सारे काम ऑन पेपर तो इंग्लिश में ही, क्योंकि परंपरा चली आई है शुरू से। आप हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट देखिए हिंदी में आपको नहीं लिखा मिलेगा, सब कुछ इंग्लिश में ही मिलेगा। इवन छोटे कोर्टों के भी जजमेंट काफी हद तक इंग्लिश में ही हो गए, है ना। तो ये एक बात जो आपने कही वो बिल्कुल वही है। अपने सदन में करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। भाई अपना है, अपना सदन है तो अपने हिसाब से मदर लैंग्वेज करेंगे। आप लोग यहाँ बात करेंगे तो कैसे, अगर आप सभी लोग आए होते बिहार से तो अब भोजपुरी बोल रहे होते आप लोग का भोजपुरिया सदन होता है ना। उसके अलावा और आप चले जाइए उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाट वाली, तो खड़ी बोलते आप चले आते हैं वहाँ पे अट बट लट की बात करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती थोड़ी सी बढ़िया लगती है। हरियाणवी वगैरह थोड़ी सी बड़ी एक तरह से जो आप जिस लैंग्वेज में रहते हैं वो उसको देखेंगे तो बड़ी रूखड़ भाषा है, रूखी भाषा है, उसमें नरमी नहीं है। जैसे हम लोग कोई अभिव्यक्ति बुलाता है तो बहुत अगर बोला मतलब कुछ शब्द ऐसे हो जाने से बहुत सुनो, तो ये शब्द होता है हमारे कानों को, हमारे सुनने की आदत हो गई। सुनो अभी कहीं पे कहा सुन क्या हो जाता है वो हमको लगता है, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे ही बोलते हैं
हरियाणा में हमारे बहुत सारे दोस्त थे, तो हम लोग रहते थे, तो उन लोगों की बात ही ऐसे लगती थी कि मारपीट हो जाएगी। मेरा साइड में भी हाँ वही बिल्कुल वही बैठी है, एनसीआर का बैठ आप लगी, एनसीआर का जो बैठ है वो ऐसे ही बात करते हैं और हरियाणा से प्रेरित है वो, और तुरंत मार पिटाई हो जाएगी वहाँ। कभी आपको दिल्ली एसआई का आवेदन करने चले जाइए, वहाँ चले जाइए, सब हरियाणा भी आपको मिल जाएंगे दिल्ली एसआई में। इसी नाते दिल्ली एसआई की जो दिल्ली पुलिस से लिखा हुआ आप लोग देखिए, अक्सर लंबे लंबे सब होते हैं ना, और बिल्कुल जट होते हैं सब, एकदम बिल्कुल वही पटक के मार देंगे तुरंत। लेकिन अब चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है तो वो उसका एक कल्चर अपने हिसाब से वो रहते हैं, यानी कि वहाँ की भाषा थोड़ी सी है इस तरह की है कि तुरंत बात बात पे आपकी मारपीट हो जाएगी। शुरुआती दौर में अगर अग्रेसिव व्यक्ति का व्यक्ति है उसे बच जाएगा तो वो इरिटेट होने लगेगा, उससे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और वो बहुत प्यार से नहीं बात करते हैं, वो बड़ा उनका गुस्सा सा बर्ताव होता है। इसी नाते जब कुछ दिन जाते हैं उठा के पटक देते हैं, सब गुस्सा अपना खत्म कर देते हैं वहाँ। वो सब चीज़ें ऐसी रहती हैं। ज़्यादातर हमको मैं तो ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाया, नहीं घोड़े वगैरह तो आसान रहते हैं। दिल्ली एसआई मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे कई बार मेरी जाने की स्थिति इस तरह की रही वहाँ पे, तो मैं देखता था वहाँ पर सब हरियाणवी आल टू आल हरियाणवी आपको दिखाई देंगे, अच्छे पहलवान, बातचीत उनकी मतलब हमेशा बहुत रूड सी भाषा होती है। लेकिन जब धीरे धीरे रहने लगी तो वो थोड़ा सा सहजता लगती है, तो धीरे सहज हो जाते हैं। आप लोगों को जैसे है भोजपुरी सुनने के बाद हम लोग को बड़ी हंसी आती है, हम लोगों की बात सुन करके बड़ी हंसी आती है। बहुत सारे गांव में देखिए जो है पूर्वांचल के रहने वाली जो महिलाएं हैं आती हैं, उनकी भाषा देखिए किस तरह की रहती है। आपकी आंटी या मम्मी या इस टाइप के जो लोग होंगे, आप देखिए वहाँ के आने के बाद ऐसी भाषा रहती है, बड़ा अच्छा लगता होगा आप लोगों को सुनने में। कुछ लोगों को लैंग्वेज अपनी भी रहती है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे बारूद निकल रहा है उनके यहाँ, उससे बात करना पसंद नहीं करते होंगे, तो ऐसे ही है। तो विवेक ये सब जानते हैं कि ऐसे देखने में अगर भारत का पर्यटन करें तो बड़ा आपको रोमांचक सा महसूस होगा। अगर आपके पास पैसा जीवन में कभी होगा तो एक बार भारत भ्रमण जरूर कर लीजिएगा, और कुछ करिएगा चाहे नहीं करिएगा। और प्रकृति को देखने के लिए झरना दिख गया हो, माय गॉड झरना ऐसे मत दिखिएगा, मतलब उसको वहाँ पर आप लिखिएगा वहाँ के लोकल लोगों को, जैसे जो भी व्यक्ति हैं कैसा बर्ताव करते हैं, कैसी चीजें रहते हैं, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। बहुत ज़्यादा आप चले जाइए, अभी कभी धार्मिक प्लेसों पे अक्सर लोग जाते हैं, वो एक कॉमन सा है कि पर्यटन में पहले लोग हुआ करते थे। देखिए एक और धर्म विश्व में डेवलप होता चला जा रहा है, जो कि न तो इस्लाम मानता है, न बौद्धिस्ट मानता है, न वो ईसाई मानता है, न जैनी मानता है। हिंदू तो भाई अल्पसंख्यक है, ये भारत में केवल बहुसंख्यक है, बाकी हर जगह पे हिंदू अल्पसंख्यक है। तो वहाँ पर एक नया धर्म एक तरह से डेवलप हो रहा है, ना वो किसी धर्म को नहीं मानते। ईसाइयों में भी बड़ी तेजी से परंपरा डेवलप हो रही है कि वो किसी धर्म को अडॉप्ट नहीं करते। उनका कौन सा धर्म है? आज़ादी वाला धर्म है। वो अगर फ्री होते हैं तो मालों में और अपने जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। आप सभी लोग देखिए अक्सर अब आता है ना कि अक्सर यहाँ पर शिमला घूमने गए थे, अभी यहाँ के लोग कहने लगे, पहले शिमला फिल्मों में आता था, अब हकीकत में होता है। हकीकत में लोग चले जाते हैं क्योंकि संपन्नता बढ़ गई सबकी, तो टिकट कटाया नहीं, ट्रेन पकड़ा नहीं। अब तो हमारा योगी जी अब एक स्टेटमेंट सुन रहा था मैं हाल मुख्यमंत्री महोदय का, तो वो कह रहे थे कि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की देश के और हिस्सों से उतनी कनेक्टिविटी किसी की नहीं, किसी और राज्य की। तो अब हमको कनेक्टिविटी बनानी है, पकड़ा फ्लाइट पकड़ा, कुशीनगर चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, अयोध्या में भी अब डेवलप हो रहा है चीजें, तो वहाँ पकड़िए, फट से पकड़िए ट्रेन उठ जाइए। अब तो आजकल ज़्यादातर लोग जो जनरली जो पर्यटन हो रहा है वो फास्ट हो रहा है ना, बस तुरंत वो ट्रेन पकड़ते हैं और उसी से चले आते हैं। वहाँ जाएंगे तब आप विविधता में एकता को देखने को मिलेगा। फिर आप थक जाएंगे, फिर आएंगे आप यहाँ से, यहाँ के लोगों से आप 2 दिन बड़े प्यार से बात करेंगे कि सब बहुत अच्छे नहीं सब अपने हैं, बाकी दुनिया में कुछ है नहीं। और इसी नाते जो जिंदगी जी लेता है वो क्या करता है, बैराग की तरफ हमें अग्रसर होने लगता है कि दुनिया में है नहीं। उसी तरह से जब दुनिया भारत घूम लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं एक्चुअल में अपना प्रदेश बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैं आज के 5, 7 साल 8 साल पहले या 10 साल आप कह सकते हैं, 10 साल पहले जब मैं भी घूम गया बड़ा मन करता, फिर लगता था सबसे एक उसमें खाद चलती थी, उस पर ऐड लिखा रहता था सबसे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। वो एक कहीं लिखा रहता था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये कि कहीं गाड़ियों पे लिखा रहता था या सपा का स्लोगन था नहीं, सपा पार्टी देखा था तो अच्छा हो सकता रहा हो, वहाँ का भी आओ तो सब उत्तर प्रदेश इस तरह का कुछ था। तो मुझे लगा कि यार रियलिटी, मैं नागपुर में गया,
क्लास 1 अधिकारी के घर पे रहा, वहाँ पर मैंने देखा पानी की दिक्कत है और चीज़ों की दिक्कत है, वहाँ की जलवायु की गाड़ी यहीं से उतर रही नीचे देखो दिख ही नहीं रहा, आगे जाओ तो देखो पूरा गाँव बसा हुआ है, मतलब अजीब क्या उल्टी पटांग सी जिंदगी। अमरूद के बागान ऐसे ऊँटे नीचे, हमारे यहाँ कुछ भी बो दो सब हो जाता है, हमारे यहाँ कुछ भी बो दो सब हो जाता है, वहाँ कुछ भी बो दो कुछ नहीं होता। मतलब ये जटिलता होती है कि मतलब यहाँ पर अगर आपने 10 सीट फेंके तो अगर यहाँ पर लोकल नहीं लिया है तो 10 चल जाएंगे, लेकिन वहाँ 10 ओरिजिनल ले जाओ तो 2-4 चलेंगे। जलवायु का ये क्लाइमेट है, आप महसूस करेंगे भाइयों, आप देखिएगा कभी जाने के लिए। मैं तो नागपुर में गया, मुझे लगा बड़ा अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊंगा, जाने के बाद कुछ नहीं समझ में आया मुझे। और जहाँ देखा मैंने कहा यहाँ कहाँ विराल ले आए हैं, तो आगे गए तो देखे अच्छा नीचे बसा हुआ है गाँव, ऐसे बसा हुआ था मतलब गाँव, वहाँ जाने के लिए मतलब अजीब सी जिंदगी, पत्थर चट्टान के गुस्सा करके आप फ्रस्ट्रेशन भी नहीं दिखा सकते। जरा सा आप लड़े तो आपकी गाड़ियों के परकच्चे उड़ जाएंगे। फिल्मों में जो देखते हैं आप कि खाई में गिरी गाड़ी, यहाँ पर तो गाड़ी गिर भी जाए तो आप गड्ढे में चले जाओगे आराम से। मतलब वहाँ की जीवन शैली बहुत कठिन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें विविधता दिखाई देगी। सबसे पहली शुरुआती दौर की मैं बात बताऊँ, 2008 में जब मैं पहले दिल्ली के लिए गया तो मुझे कानपुर में यहाँ अपने यहाँ क्या होता है, जानवर दिखाई देते हैं ना, गाय भैंस इस तरह से, और हम लोग खेतों का काम क्या करते हैं, या तो ट्रैक्टर से करते हैं या तो भैंस से करते हैं। पहले बार मैंने देखा भैंसे से काम होता हुआ, मेरे लिए वही आश्चर्य की बात है 2007-8 में। मैंने कहा यार हम किस दुनिया में जा रहा हूँ, यहाँ पर वहीं से काम कर रहे हैं, भैंसे को उसको बांध करके और उसकी जुताई का काम कर रहे थे। नेपाल में आपकी मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और ये आपका उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ के पास का क्षेत्र कोई रहा, कानपुर से आगे बढ़ने के बाद में संयोग से हमको दिखाई दिया, तो हमको लगा ये बड़ी विचित्र जगह आ गए हैं, यहाँ पर तो भैंसा मान करके काम कराया जाता है। मतलब जो मेरी फीलिंग थी उस समय, तो वो विविधताएं देखने को आपको मिलती रहती हैं, और जो कि आपको इस भाषा और लैंग्वेज के माध्यम से देखना होगा। विविधता मोदी जी इसी नाते देखिए, या कोई भी गणमान्य जो बड़े नेता है वो क्या करते हैं, अपना ड्रेसिंग पैटर्न उसी के परिपेक्ष में कर लेते हैं, टोपा लगा लेंगे और वो सब माला वाला पहन लेंगे, वो वाला है जो डांस वांस होता है अक्सर देखे होंगे, और डांस में भी शामिल हो जाएंगे। उससे ये मतलब होता है कि तुम मेरे हो। हाँ, वहाँ से अपना अपनी फीलिंग वहाँ दिखाते हैं, तो राष्ट्र को लेकर के, मतलब ये बहुत सारी चीजें होती है। जबकि वहाँ 2-3 दिन रहना पड़ जाए तो आदमी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन कहना पड़ता है बहुत सुंदर प्रदेश है। व्यवस्था हमारे यहाँ बीमार आदमी भी रहे ना, अगर ऊंचाई हमारे यहाँ भी समतल होता है तो चल जाएगा वो। यहाँ पे लंगड़ा इंसान यही उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहाँ लंगड़ा इंसान भी सीधे चलता हुआ दिखाई देगा, बाकी और किसी प्रदेश में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जमीनें इतनी ऊंची नीची हैं कि चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि लैंड इस रूप में है। अब बताओ एक लंगड़े व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जिनको समतल सड़क होगी, गाड़ी लिया चलेगा, लेकिन मान लो वो साइकिल लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसे चढ़ना ऐसे उतरना है, वो तो चढ़ जाएगा, अगर ब्रेक फेल होगा तो चलाएगा। तो कहने का मतलब जटिलताएं हैं, प्राकृतिक विविधताएं हैं, ये बहुत निश्चित तौर से स्थिति है। कभी आप लोगों को मैंने इसी बात पे कहा, कभी जरूर मौका मिले तो जरूर घूम लीजिएगा जिंदगी को, फिर आपको ये यकीन करिए कि आपको लगेगा कि मेरा क्षेत्र, मेरे लोग बहुत अच्छे। मैं आपको मध्य प्रदेश उज्जैन की बात बताऊं, जहां पर आपका दूसरा ज्योतिर्लिंग आपका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर मोदी सरकार उस पर कार्य कर रही है। अभी आपने देखा बनारस बनाने के बाद में उज्जैन की बात हुई, उज्जैन की भी स्थितियां ऐसी हैं कि कुछ नहीं। मैं एक सूर्य मंदिर है उज्जैन में, एक सूर्य मंदिर है, मैं चला गया सूर्य मंदिर घूमने, 2013 की बात बता रहा हूँ। सूर्य मंदिर घूमने चला गया, मैं गया उज्जैन, महाकालेश्वर दर्शन हुआ, और उसके बाद में और भी जगह पे गया, तो मैं चला गया सूर्य मंदिर। वहां पर भी लग रहा कहाँ आ गए, किस विराट सी दुनिया में आ गए हैं। पत्थर है, पानी है, और पत्थरों में पानी आपको देखता हुआ बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ नदी में चाहे जाके जहाँ डुबकी मार लीजिए, वहाँ के क्षेत्रों में डुबकी मारने जाएंगे तो कौन सा पत्थर खोपड़ी में देखने में अच्छा लगता है। तो हुआ क्या कि पानी ऐसे लाता हुआ बहता हुआ जाएगा आपको, और इतना तेज स्लिप करेगा बच्चों, यहाँ के अगर अनुभवी नहीं है तो वो अपना फोड़ लेंगे सब, फोड़ लेंगे वो आपको। पानी का जो एक फ्लो है, तो वो भी देखने में इसी नाते अच्छा लगता है क्योंकि वो एक बार आप देखते हैं, लेकिन अगर वहां रहना पड़े आपको तो बहुत जटिलता होगी। आप ऐसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए आप, ठीक है,
वहां पर आप जाएंगे तो रावी नदी वगैरह का जो देखेंगे आप, एकदम से बिल्कुल समतल सी जमीन दिखाई देगी आपको, और छोटे छोटे बोल्डर्स आपको दिखाई देंगे। जैसे शाहजहांपुर आप क्रॉस करेंगे आगे तो उसके बाद की स्थिति देखेंगे कि लगेगा कैसा है, और बताते हैं कि बाढ़ का पानी, समुद्री पानी आ जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग क्या नदी के पानी में एवरेज यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, नहा लीजिए कभी भी, तभी भी कहते हैं नदी पानी ठंडा है। हम लोग चले गए वैष्णो देवी। मैं बात आपको फील प्राकृतिक रूप से करा रहा हूँ, और बात कर रहा हूँ विविधताओं में एकता की बात जो है वो बात बता रहा हूँ। मैं पर्सनल जीवन की बात नहीं बता रहा हूँ, इसको आप मत समझिएगा इस तरह से। एक सज्जन हमारे साथ थे, वैष्णो देवी दर्शन करने गए। उन्होंने कहा कि सर नहा लिया जाए और नहा के फिर दर्शन किया जाए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, नहा के दर्शन किया जाए। तो ये हुआ कि नदी में नहा लिया जाए। हमने कहा और अच्छी बात है, नहा लिया जाए। रात का समय था, लगभग 7:30 के आसपास था। वो बर्फीला पानी की मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतना चिल्ड तो मैंने गर्मी में पानी नहीं पिया होगा जितना चिल्ड पानी से नहाना पड़ गया। अब जब घुस गए उसमें तो अब विद्या ये बात बड़ी करे क्या प्रभु, आधा नहाए तो भी ना चले, हालांकि बीमार मिला के इस पर है, बीमार हो गए, इतना ठंडा पानी था वहां का। क्योंकि अब समझ में ना आए कि पानी ठंडा कैसे है, क्योंकि बर्फीला पानी था सब। ऊपर से हिमालय नदियां आती हैं जो पिघल करके पहाड़ों से, वो बर्फीला पानी। अब उससे क्या हो गया कि आपको ये चीजें दिखाई देंगी। आपको आप देखिए, अक्सर देखिए यहाँ पर कोई वो डोली वोली वाला काम चलता है क्या? यहाँ रामलला के दर्शन करने जाइए, आप हनुमानगढ़ी जाइए तो क्या डोली वोली चलती हुई देखा है आपने? लेकिन जितने पहाड़ी क्षेत्रों में आप चले जाएंगे बेटा, तो वहां पर डोली, घोड़ा, एक्का, इस तरह की चीजें लोग मिलेंगे आपको ना। क्यों? क्योंकि वो ये बताती है कि वहाँ की प्राकृतिक बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, वहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति और तमाम सारी चीजें बहुत स्ट्रांग होती है। पानी के लिए जो हम लोग इतना वेस्ट करते हैं, अगर पानी के उन क्षेत्रों में आप चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए, बुंदेलखंड का क्षेत्र आप चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, पानी के लिए आप तबाह हो जाएंगे। जो टीवी में दिखाता है ना, बहुत सारी चीजों में भारत का ये जो हिस्सा है सबसे उत्तम हिस्सा है, और हम लोग भी उस उत्तम में से भी बहुत उत्तम हिस्से हैं। आप अपने और प्रदेशों में चले जाइए, गोरखपुर, इधर गोरखपुर चले जाइए, देवरिया, कुशीनगर, इस तरह के जनपदों में आप चले जाइए, वहाँ पर क्या पानी की क्या हालत है। वहाँ पर बाढ़ का एक सीजन जो है, पानी ही पानी दिखता है बेटा, कुछ नहीं दिखता। और हमारे यहाँ क्या होता है, पानी कुछ नहीं दिखता। और खास तौर से ये बस्ती वाला जनपद तो बहुत सेफ जोन में है, ये सबसे ज्यादा सेफ जोन में है। बल्कि गोंडा में भी आपको पानी वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो इत्तेफाक से हम लोगों की जो मातृभूमि है, वो गुरु वशिष्ठ ने जो है धरती चुनी थी तो कुछ विशेष सोच के चुना होगा। रामलला इसी के पास पड़ोस में रहे। पहले वो अयोध्या, आप जानते होंगे, आपको जानकारी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जान लीजिए, पहले अयोध्या भी बस्ती का हिस्सा हुआ करता था। बात समझ रहे हैं? अब कैसे हुआ करता था, नदी के इस पार का, अब आप कहिए उधर सर व्यू होता नहीं, नदी के इस पार का, यानी कि जो एक तरह से कहिए रामलला को प्राप्ति के लिए जो भी है, तब जो भी चीजें हुई है वो यहीं से आपके मखौड़ा धाम के बारे में आप सुनते हैं, वो आप उसके बारे में आपने सुना है, वशिष्ठ नगर की बात होती ही रहती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि ये विविधताओं में एकता लिए हुए हमारा देश है। और यहाँ पर तो भाई भाई में नहीं बैठती है, पूरे राष्ट्र को एक भाषा में करना कितना जटिल कार्य रहा होगा और कितना जटिल विषय है। आइए और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कौन कौन जाएगा भाई पैसा कमाने के बाद बाहर घूमने? अब ऐसे नहीं पकड़ लेना कि जाएंगे सर मसूरी, वो तो टीवी रोज देखते हो, अब बर्फ लेके मारेंगे। वहां तो मुझे यही दिखाई देता है, कितने लोग स्केटिंग करते दिखाई देते, वो नहीं दिखाई देते, बस खाली ठंडी, खूब ठंडी है, बर्फ उठाए ठंडी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता मुझे। गाड़ी फंस गई, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। टिप्पणी नहीं है तो बता देगा, कभी आपको देख लेते हैं कि आप कहाँ आए हैं यहाँ पे, आप तो टिप्पणी कर रहे थे। नहीं भाई, मेरा मतलब नहीं है। एक तो हम लोग जानते हैं कौन सी जलवायु के लोग हैं, एकदम बिल्कुल नाजुक, हवा चली जाएगी खांसना शुरू, कुछ लोग कितना खांसते जाम हो जाता है, दवाई न करें तो फिर उनका हार्ट अटैक हो जाए। तो इस प्रदेश के लोग खासतौर से ये कभी ना इस प्रदेशों में जाने की प्रयास करें। तो ठंडक है, जलवायु का एक असर है, भाई बात करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे भाई? चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान, एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
जिसमें बताया गया है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से यानी 26 जनवरी 1950 से संविधान के प्रारंभ से 5 वर्षों की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, क्या कहा अभी आर्टिकल 344 ने क्या कहा भाई? कहा कि राष्ट्रपति महोदय को पावर होगी कि 26 जनवरी 1950 से शुरुआत के 5 वर्ष के लिए और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के लिए एक क्या होगा, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। अब आगे बताएगा कि राजभाषा आयोग के गठन में कौन क्या करेगा। तो एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद में भाग 8 में जो 22 भाषाएं वर्तमान में हैं, शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14। तो 14 गैर भाषी राज्यों के लोगों को एक सदस्यों को लिया जाएगा और उसके बाद में भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी बात कर लेते हैं। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वर्तमान में राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष एवं कितने सदस्य होंगे? 22 सदस्य हैं। राष्ट्रपति ने पैराग्राफ चेंज करके राष्ट्रपति ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति का कौन सी शक्ति का भैया 344 वाली, ठीक है, कि ये भाषा आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे हैं प्रत्येक 5 वर्ष में, शुरुआत के पहले 5 वर्ष के लिए और बाकी शेष अगले 10 वर्ष के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जून 1955 में बाल गंगाधर खेर, इसे बीजी खेर भी कहते हैं बच्चों, बाल गंगाधर खेर जिसे बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। राजभाषा आयोग का गठन किया। कब किया? तो कब तक रहेगा ये? अरे नहीं भाई, संविधान लागू होने के, सुनो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष तक तो चलेगा, फिर 5 के बाद 10, तो 55 से 65। ठीक है,
तो अब जून 55 में हुआ था, तो जून 65 में रखेंगे, ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया, ठीक है। अब इसके बाद में कब तक रही होगी तो ये मालूम हो गया आपको, 10 वर्ष रही होगी, तो इससे मतलब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब लिखिए आर्टिकल 343 344(2) ये क्या कहता है? ये आयोग के कर्तव्य के बारे में बताएगा दोस्तों। 344(2) इसका आयोग के कर्तव्य। और 344 क्या था? राजभाषा राजभाषा आयोग। भाषा आयोग। कौन सा भाषा आयोग? राजभाषा आयोग, ठीक। ये आर्टिकल, ठीक है। किसको पावर देता था? राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट को पावर देता था, ठीक है। और ये इनके कर्तव्यों की बात कर रहा है, किसके? अध्यक्ष के कर्तव्य की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए बेटा 344(2) कहता है, ये ऐसे कर सकते हैं हम, आयोग का कर्तव्य होगा, सीधा ऐसे लिखिए, आयोग का कर्तव्य होगा या कर्तव्य है या कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित संबंध में क्या दे? सिफारिश दे। सिफारिश दी। अब कोई किसके संबंध में सिफारिश देंगे? भाषा आयोग। ये चलिए फटाफट कर लेते हैं। पॉइंट 1 लिखिए, संबंध में जैसे कौन किसके बारे में सिफारिश करेंगे? पहला कहेंगे, लिखिए पहला पॉइंट, संघ के सभी तथा किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, दूसरा, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए थोड़ा समझते जाइएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग। देखो बेटा, संविधान का जो आर्टिकल है 343 वो क्या कहता है? राजभाषा के बारे में कहता है। अभी तक आप लोगों ने राजभाषा के बारे में पढ़ा कि साहब ऐसा है कि कह दिया गया है कि वो हिंदी, पहले बताया गया था कि अगले 10 वर्ष के लिए, ये 15 वर्ष के लिए, सॉरी 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी केवल बनी रहेगी, इसके बाद क्या कर दी जाएगी? अंग्रेजी समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। 67 में 63 में तो कह दिया गया कुछ और बातें, और 67 में तो ये कह दिया गया कि साहब ऐसा है, एक भी गैर हिंदीभाषी राज्य कि विधानमंडल ने अगर सहमति नहीं दी अंग्रेजी को समाप्त करने की तो बनी रहेगी। अब जब ये बनी रहेगी तो अब आ गया राजभाषा आयोग आपका। तो राजभाषा आयोग कहेगा क्या? तो राजभाषा आयोग इसी पर तो ही कुछ टोक लगाएगा, जैसे कहेगा हिंदी को बढ़ाओ, अंग्रेजी को रोको। तो पहले मैंने कहा अंग्रेजी का कोई शासकीय प्रयोग, मतलब जहाँ पर अंग्रेजी प्रयोग होती होगी, भाषा आयोग कहेगा यहाँ नहीं होना चाहिए, सिफारिश करेगा, या कहेगा जब नहीं होना चाहिए तो उसकी जगह पे लगेगा क्या? अंग्रेजी फिर होनी चाहिए। तो मतलब समझ रहे हैं, अभी 2 बातें बताई गई कि एक तो कह रहा है निर्बंधन यानी रोक लगाने की बात कहता है, और दूसरा बात क्या कहता है? मतलब अंग्रेजी पर रोक लगाने की बात कहता है और हिंदी के प्रचार की बात कहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तीसरा पॉइंट लिखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कार्रवाइयों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाइयों में संघ, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की कार्रवाइयों में तथा संघ की तथा राज्य के अधिनियमों
तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के